दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है माई वाइफ इज़ माई लाइफ। सिया ऑफिस से आई तो उसने देखा कि उसके फादर इन लॉ हॉल में बैठे लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए पापा की ओर देखा और उनसे पूछा, हाउ वॉज योर डे पापा? कैसे था आपका आज का दिन पापा जी? फाइन बेटा। एंड हाउ वॉज योर्स? नॉट टू गुड। बस इट्स ओके पापा। उसने कहा कि मेरा दिन आज अच्छा नहीं गया था। रिया की बात सुनकर पापा जी के पास ही बैठे सुशील को सिया के कुछ परेशान होने का अंदेशा हुआ, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ सिया? तुम इतनी परेशान क्यों हो? एनी प्रॉब्लम? एंड हाउ वॉज योर प्रेजेंटेशन टुडे? कैसा था तुम्हारा प्रेजेंटेशन? नॉट प्रेस्ड बाय क्लाइंट। उन्हें अच्छा नहीं लगा। बट इट्स ओके सुशील, होता है ऐसा कभी कभी। कहते हुए रिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई तो सुशील ने पापा से कहा, अरे लगता है सिया का प्रेजेंटेशन आज अच्छा नहीं गया है, तभी वह इतनी बुझी बुझी सी लग रही है। 3 दिनों से रात रात भर जाग कर वह तैयारी कर रही थी, शायद इस वजह से कुछ परेशान लग रही है। मैं ज़रा देख कर आता हूँ। यह कहते हुए वह सोफ़ा से उठ खड़ा हुआ। सिया के पीछे कमरे में जाते हुए सुशील को पापा जी ने चश्मे के ऊपर से झांक कर देखा और फिर चुपचाप अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगे, उसी में लग गए। थोड़ी ही देर बाद लगभग 5 मिनट में ही कमरे से बाहर आकर सुशील ने किचन की तरफ बढ़ते हुए अपने पापा से पूछा, पापा आप चाय लेंगे क्या? सिया के लिए बनाने जा रहा हूँ। अरे तू क्यों बनाने जा रहा है? चंदा नहीं आएगी क्या? चंदा उनके घर में खाना बनाने वाली कुक का नाम था। नाम तो पापा जी ने चंदा का लिया, पर मन से कहना यह चाह रहे थे कि चाय सिया खुद क्यों नहीं बना रही है, भला तू क्यों बना कर दे रहा है? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चंदा तो 8 बजे आएगी पापा, और वैसे भी किसी का दुख और तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने हाथों से 1 कप चाय बनाकर पिला दो, फिर देखो कैसे वो तरोताज़ा हो जाते हैं। उस चाय के कप में घुले तुम्हारे प्यार के जादू से सामने वाले का दुख और तनाव कैसे अपने आप दूर हो जाता है, छू मंतर हो जाएगा बिल्कुल। तभी पापा जी को अपनी पत्नी राधिका की हिदायत याद आ गई। बच्चों की गृहस्थी में 4 दिनों के लिए जा रहे हैं तो खामखा कुछ भी मत बोल दीजिएगा और दखलंदाजी बिल्कुल मत करिएगा। उसकी गृहस्थी है, जैसे चला रहे हैं चलाने दीजिएगा। आप अपनी सलाह वहाँ बिल्कुल मत दीजिएगा। वे नए ज़माने के बच्चे हैं, जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। आँख और मुंह तो बंद कर सकता हूँ, पर इस कान का क्या करूँ जो सब कुछ सुन ही लेता है और फिर मुंह को कहने लगता है कि बोलो कुछ, लेकिन राधिका ने मना किया है। पापा जी ने जेब से रुमाल निकाल कर मुंह को रगड़कर पोंछा। पापा जी चाय। सुशील को 3 कप चाय लेकर आ गया और वहीं आकर टेबल पर रख दिया। चाय सेंटर टेबल पर रखते हुए देखकर भरसक अपने स्वर का व्यंग छिपाते हुए पापा जी बोले, सिया को अंदर ही दे आओ बेटा। यहाँ आएगी क्या भला वो? उसे तो दर्द बढ़ जाएगा ना उसका। अरे नहीं पापा, वहाँ उल्टा अकेली बैठेगी तो अपनी टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा लेगी। इससे अच्छा बाहर आ जाएगी तो उसे बेटर फील होगा, खुद ही आ जाएगी वो, बस हाथ मुंह धोकर आती ही होगी। सॉरी पापा जी, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाने की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, इसके लिए मैं ज़रा बेचैन थी। कहते हुए सिया जब सोफ़े पर आकर बैठ गई तो पापा जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ऑफिस से आने पर जो तनाव और टेंशन उसके चेहरे पर था वह अब लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका था, बिल्कुल नहीं था। चाय का घूंट भरते भरते पापा जी तिरछी नज़र से सिया को देख देख कर सोचने लग गए कि राधिका के सिर में दर्द होता है
तो वह तो इतनी नाराज़ और इतनी जल्दी फ्रेश नहीं हो पाती है और घंटों सिर में दुपट्टा बांधकर मुंह लटकाए घूमती रहती है, जैसे पूरा घर उसी के ऊपर है, और बर्तन पटक पटक कर ऐसे काम करती है मानो सिर का दर्द उन बर्तनों की आवाज़ से ही ठीक होना है, ऐसा डॉक्टर ने हिदायत दी है। वह हैरान थे। सिया, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ आवर जॉब्स, नो नीड टू बी अपसेट। तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो नहीं आया, लीव दैट। उसमें कुछ कमियों को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और आगे की तैयारी शुरू कर दो और उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दो। सिया को समझाते हुए सुशील ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो सुशील, योर वर्ड्स ऑलवेज हैव इंस्पायर्ड मी। मैं इस बात पर ध्यान दूंगी, मैं भी यही सोच रही थी। कहकर सिया चाय के कप उठाकर किचन की तरफ चली गई। पापा जी फिर से लैपटॉप लेकर अपने काम में तल्लीन हो गए, पर सिया और सुशील के बीच जो हुआ इतना संक्षिप्त संवाद उनके दिमाग में गूंजने लगा। राधिका के मुंह से तो आज तक ऐसा कभी नहीं निकला। मैंने अपने लिए तारीफ के कभी भी 2 शब्द भी नहीं सुने हैं उसके मुंह से। कितना अच्छा लगा होगा सिया को यह सुनकर, और सुशील को यह सुनकर कि योर वर्ड्स ऑलवेज इंस्पायर मी। तुमने राधिका को इंस्पायर करने वाली कभी कोई बात की है कभी ज़िंदगी में? उसे किसी बात से परेशान देखकर इस तरह ट्रीट किया है तुमने जैसा सुशील सिया को कर रहा है? तुम्हारे मुंह से तो ये क्या, हर छोटी बड़ी समस्या को पहाड़ बनाकर मुंह सुझाकर बैठ जाती हो, जैसे जहर भरे शब्द ही निकलते हैं और तुम उस बेचारी को ऐसे ही शब्द सुनाते रहते हो। पापा जी की अंतरात्मा ने उसके मन की बातचीत सुनकर अंदर से ही उन्हें ही लताड़ दिया था। अंतरात्मा की बात सही भले हो रही हो, पर पापा जी भी कहाँ झुकने वाले थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए काम से उनका मन ही उचट गया और लैपटॉप बंद करके वे कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करने के मकसद से वहीं बेड पर लेट गए। कल शाम को ही पापा जी बनारस से पूना अपने ऑफिस के काम से आए हैं और चूँकि बेटे और बहू पूना में ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि होटल में रहने के बजाय उनके साथ ही रहना सही होगा, इसलिए वे सीधा उनके घर आ गए थे। बेटे बहू के साथ रहने और उन्हें मिलने मिलाने का मौका प्राइवेट जॉब होने के कारण ना वे समय निकाल पाते थे और ना ही सुशील और सिया को ही एक साथ इतनी छुट्टी मिल पाती है कि वे बनारस आकर कुछ दिन सबके साथ रह पाएं, इसलिए उनका मिलाना कम ही होता था। कल शाम जब से पापा जी आए हैं तब से ही वे सुशील और सिया का रूटीन देखकर कसमसा से रहे हैं। सुशील के व्यवहार में पति वाली कोई ठसक ही नहीं नज़र आ रही है। सिया खाना परोस रही है तो वह पानी का ग्लास भर रहा है। सिया अगर जूठे बर्तन हटा रही है तो यह महोदय कपड़ा उठाकर डाइनिंग टेबल की ही साफ सफाई करने लग गए। अपना बेटा तो है, भला किस मुंह से कहें, नहीं तो ऐसे ही लड़कों को अम्मा और दादी अम्मा जोरू का गुलाम कह देती हैं और उन पर हंसा करती हैं। और आज के ज़माने में ऐसे ही लड़के फेसबुक पर स्टेटस डाला करते हैं, माई वाइफ इज़ माई लाइफ, जैसे उसके बिना जी ही नहीं पाते। पापा जी कमरे में आकर लेट गए, पर मन थोड़ा सा खिन्न था। पता नहीं क्यों बेटे बहू का शांत निश्चल बोला बाला सा वह दाम्पत्य जीवन कुछ उद्वेलित सा कर रहा था उन्हें। बहू सिया की जगह पत्नी राधिका को और सुशील की जगह खुद को रख कर देखने लग रहे थे। बार बार हर सिचुएशन में वह यही सोच रहे थे। घर ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए शादी के 5 साल बाद भी सिया और सुशील को देखकर
ऐसा लग रहा है जैसे साल भर पहले ही उनकी शादी हुई हो, जबकि 5 साल के वैवाहिक जीवन में उनके और राधिका के बीच कितनी नीरसता आ गई थी। पूरे के पूरे बोर हो गए थे दोनों। कमर में पल्लू खोसे हर समय पसीने से तरबतर राधिका काम के बोझ से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। सुशील, तुम पनीर लाए हो? मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि आज डिनर में शाही पनीर बनाना है। देखा था तुमने वो मैसेज? अचानक सिया की आवाज़ पापा जी को सुनाई दी। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। मैंने मैसेज पढ़ा तो था, लेकिन बाद में ऑफिस से निकलते समय लेना ही भूल गया, याद ही नहीं रहा। आई एम सो सॉरी सिया। अब क्या करोगी, क्या बनाओगी? तुम्हारा तो काम ऐसे ही बढ़ गया। चंदा ने आकर जब सिया से पूछा कि डिनर में क्या बनाना है, तो सिया ने सुशील से पनीर के बारे में पूछ लिया। सुशील का जवाब सुनकर सिया बिल्कुल नॉर्मल थी और कुछ बोलने से पहले पापा जी के कान खड़े हो गए सिया के झल्लाहट भरे स्वर सुनने के लिए कि तुमसे तो कोई काम कहकर पछताने लगती हूँ। एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता तुमसे। एक काम बोला था, वह भी तुमने अच्छे से नहीं किया। इससे अच्छा तो मैं ही लेती हुई आ जाती। अब क्या बनेगा, इस समय दिमाग खराब कर देते हो। पर यह तो उल्टा ही हो गया। सिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कोई बात नहीं सुशील, मैं दूध फाड़ लेती हूँ। शाही पनीर ना सही, पनीर भुर्जी तो बनी सकती है, और साथ में आलू दम और रायता बना लेती हूँ। हंसती हुई सिया बोली। कहकर सिया चंदा को काम करने के इंस्ट्रक्शंस देने लगी। इन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा नहीं आता है क्या भला? या फिर दोनों अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, या मेरे रहने से माहौल अच्छा बनाकर रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं? इस समय सिया की जगह अगर राधिका होती तो अब तक तो किचन में 2-4 बर्तन पटके जा चुके होते। पापा जी मन में सोचने लगे, अच्छा बच्चू, और सुशील की जगह अगर तुम होते तो क्या करते? इतनी सच्चाई के साथ अपनी बात को दबा दिया। अपनी गलती मान लेते और सॉरी भी बोल देते। तुम तो सीधा राधिका के ही मत्थे दोष मढ़ देते कि इतना काम रहता है ऑफिस में, उसी में तुम सामानों की लिस्ट भेजती रहती हो, खुद जाकर क्यों नहीं ले आती मार्केट से जा। सारा काम मेरे ही मत्थे मरना है तुम्हें। बदले में राधिका भड़कती तो भला क्या गलत करती? सुशील और सिया की महकती हुई गृहस्थी देखकर आज पापा जी की अंतरात्मा भी उन्हें जैसे आईना दिखाने को ठान चुकी थी कि बच्चू, अगर अपने दम्भी पुरुष खोल में ना लिपटे रहे होते तो शायद आज तुम्हारी गृहस्थी भी ऐसी ही होती, महकी सी, हमेशा खुशनुमा। डिनर काफ़ी स्वादिष्ट बना था। आलू दम तो बिल्कुल लाजवाब बने थे। पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। दूसरी बार जब उन्होंने डोंगे की तरफ हाथ बढ़ाया तो जी में आया कि एक बार सिया की तारीफ़ कर दें, पर फिर सोचा कि काम वाली के हाथ के बनाए खाने की भला क्या तारीफ़ करना, ज़रूर चंदा ने ही बनाया होगा। सिया ने बनाया होता तो कोई और बात होती, फिर मैं ज़रूर तारीफ़ कर देता। पापा जी, आलू दम पसंद आया ना? सिया ने आज सब्ज़ी खुद बनाई है, स्पेशली आपके लिए, सुशील ने पापा जी से कहा। तो पापा जी एकदम से अचकचा गए। बहू, तुमने बनाई है सब्ज़ी? मैंने तो सोचा चंदा ने बनाई होगी, इसलिए कुछ कह नहीं रहा था। सब्ज़ी वाकई बहुत अच्छी बनी है। तुमने देखा नहीं, मैंने दूसरी बार वही सब्ज़ी ली है। थैंक्स पापा जी, आपको पसंद आई, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सिया तो इतना बोलकर ही चुप हो गई और अपना खाना खाने लगी, पर सुशील आगे भी बोलता रहा। यू नो पापा जी, सिया खाना बहुत ही अच्छा बनाने लगी है। आलू दम तो बिल्कुल मम्मी के जैसे ही बनाती है ना? पापा जी, आपको स्वाद सिमिलर नहीं लगा मम्मी और मेरे दोनों के
बनाए हुए आलू दम का? सिमिलैरिटी है ना? मैंने जो भी सीखा है मम्मी जी से ही पूछ पूछ कर सीखा है। पहले मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती थी। पापा जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दें। राधिका का बनाया खाना तो वे बरसों से खा रहे थे, लगभग 30 साल से ही खा रहे हैं, पर उसके हाथ के स्वाद की स्पेशलिटी पर तो कभी गौर ही नहीं किया उन्होंने। उसके बनाए खाने को उसका कर्तव्य और अपना हक समझकर ही वे खाते आए हैं अभी तक। उसमें तारीफ या प्रशंसा करना जैसा किसी औपचारिकता की भांति उन्हें लगता था। आज तक उन्होंने कभी भी उसकी आवश्यकता नहीं समझी उन्होंने। और अगर कभी किसी मेहमान ने तारीफ की तो उसमें कोई नुक्स निकालकर राधिका के मुंह को स्याह कर देते थे। यह उनकी आदत सी बन गई थी। पत्नी के बनाए खाने की तारीफ करने पर उसका चेहरा कितना खिल जाता है, यह पापा जी ने आज देखा और सोचने लगे कि क्या वे भी ऐसा कर सकते थे कभी। खाना खाकर पापा जी आकर बिस्तर पर लेट गए, पर मन चहलकदमी कर रहा था यहाँ से वहाँ। वह हर एक चीज़ को खुद से कंपेयर करते। अनायास ही वे आज अपने बेटे की गृहस्थी से अपने गृहस्थी की तुलना करने लग गए थे। भला ऐसी क्या खूबी है सुशील और सिया की गृहस्थी में कि यहाँ सब कुछ महका महका सा लग रहा है, और सिया और सुशील की आंखों में हर समय एक दूसरे के लिए प्यार और आभार झलक रही है। उनकी गृहस्थी में ऐसी क्या कमी थी कि उन्होंने अपने और राधिका के बीच में ऐसी खुशबू कभी भी महसूस नहीं की थी। बार बार उनका मन यही सोच रहा था। सिया कितनी एक्टिव और स्वीट स्पोकन है, कितनी कुशलता से ऑफिस और घर दोनों संभाला हुआ है उसने। राधिका में ये एक्टिवनेस कहाँ से आई है भला? बात बात में आग जैसी भड़क उठती है। पापा जी की अंतरात्मा के एक चापलूस कोने ने उनको धीरे से समझाया। वह सोचने लगे तो दूसरा कोना भड़क उठा। बच्चू, कभी अपनी गिरबान में भी झांक कर देखो भला, सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। क्या थी तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पुरुष धम ने उसे क्या बनाकर रख दिया है। सिया से तुलना कर रहे हो उसकी? सिया ने ऑफिस और 2 प्राणी का घर संभाला हुआ है, और तुम्हारी पत्नी राधिका, उसकी तरफ देखा है कभी तुमने? तुम्हारी राधिका ने तो 15 सालों तक पूरे 15 लोगों का कुनबा संभाला हुआ था। एक एक के हाथ पर समय समय पर हर चीज़ थमाई थी उसने। वह कभी दिखी तुम्हें? सबकी चहेती थी राधिका। एक तुम ही हो जिसे 1000 शिकायतें बनी रहती हैं उससे। यह तुम्हारी गलती है। MA फर्स्ट क्लास थी राधिका। PhD करने की इच्छा भी कई बार व्यक्त की थी उसने तुमसे, पर तुमने क्या किया? हाँ हाँ बताओ, तुमने क्या किया था उस वक्त? माँ बाबूजी को पसंद नहीं आएगा कहकर उसका पत्ता पूरी तरह से काट दिया था। मैं तो अंतरात्मा हूँ तुम्हारी। मुझे तो पता है ना कि तुम जानते थे कि माँ बाबूजी कभी नहीं रोकेंगे राधिका को। फिर अब बताओ सच क्या है? तो तुम ही तो नहीं चाहते थे कि राधिका गृहस्थी से बाहर निकले। कितना रोती रहती थी वह। अपनी डॉक्टरेट कर पाने की इच्छा अधूरी रह जाने पर फिर भी कुछ किया तुमने, और आज सोच रहे हो कि राधिका सिया की तरह हमेशा कूल क्यों नहीं रहती है। वाह भाई वाह। अरे, अपनी इच्छाओं का दम भरने वाली और दम घोटकर भी कोई खुश रहता है भला? अंतरात्मा की बातें फिर पापा जी को पसंद नहीं आई, तो करवट बदल कर सो जाने का उपक्रम करना ही उन्हें ठीक लगा। सुबह उठे तो सिया और सुशील दोनों ही पहले ही उठ चुके थे, उनसे भी पहले। चंदा किचन में काम कर रही थी और सिया वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, और सुशील डस्टिंग कर रहा था पूरे घर की। यह देखकर पापा जी को थोड़ा सा
गुस्सा आ गया और वह सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, पर चुपचाप पेपर उठाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। नाश्ता लग गया तो तीनों साथ ही नाश्ता करने बैठ गए। सिया का ऑफिस दूर था, वह सुशील से थोड़ा सा पहले निकलती थी। एक नज़र घड़ी पर टिकाए वह जल्दी जल्दी नाश्ता मुंह में लगभग ठूस रही थी। सिया, दिस इज़ बैड हैबिट। काम ज़रूरी है पर हेल्थ की कीमत पर नहीं। आराम से नाश्ता करो, हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी तो पैसे किस काम के रहेंगे हमारे। आराम से ठीक से बैठो और नाश्ता करो, अभी वक्त है तुम्हें ऑफिस जाने में, इतनी भी देर नहीं हो रही है। दूसरा पराठा ले लो। कहते हुए उसने दूसरा पराठा सिया की प्लेट में डाल दिया। गर्मा गर्म पराठा सिया को खाने में टाइम लगता है, इसलिए सुशील ने सिया के पराठों को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। भाप निकल जाने से पराठा ठंडा हो गया और सिया ने जल्दी जल्दी दूसरा पराठा भी खा लिया। पति पत्नी के इस रिश्ते को ऐसा वात्सल्य वाला प्यार भी हो सकता है, यह देखकर आज पापा जी कहीं खो से गए। वे छोटे थे तो अक्सर उनके स्कूल जाने के समय पर माँ ऐसे ही पराठा तोड़कर ठंडा कर करके उन्हें जल्दी जल्दी खिलाया करती थी। एक पति भी अपनी पत्नी के लिए भला ऐसा करके उसके प्रति अपना प्यार दिखा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। यह बात उनके तो दिमाग में कभी आज तक नहीं आई। राधिका के लिए पराठा ठंडा करना तो दूर, खाना खाते समय उसने अगर कभी नमक मांग लिया हो या खाना अटक जाने पर पानी देना पड़ा हो तो देते समय अपने हाव भाव से वे ऐसा जतला देते थे जैसे मानो पूछ रहे हो कि नौकर समझ रखा है क्या मुझे, यह फालतू काम मैं करूँगा। पापा जी को आज ऐसा लग रहा था कि मानो सुशील और सिया की गृहस्थी उनके लिए एक पाठशाला बन गई है, जहाँ से उन्हें बहुत कुछ सीखना है और उनकी अंतरात्मा गुरुजी की छड़ी बनकर खड़ी हो गई है। कमरे में जाकर उन्होंने अपना राधिका को फ़ोन लगा दिया। हेलो, क्या कर रही हो राधिका? अरे, आज सुबह सुबह फ़ोन करके हाल पूछ रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, मैंने ऐसे ही फ़ोन किया है। नाश्ता किया तुमने? पूछते हुए पापा जी को खुद ही बहुत अजीब सा लग रहा था। आखिर ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने पूछा है राधिका से। हाँ, कर लिया, पर आज आप सब ठीक तो है ना वहाँ? आपने किया कि नहीं नाश्ता? सिया और सुशील आपका ख्याल तो रख रहे हैं ना? अगर कोई तकलीफ़ है और अगर ना रख रहे हों तो होटल में शिफ्ट हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की। शायद राधिका को ऐसा लगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ और वहाँ पापा जी को समय पर नाश्ता खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें उसकी याद आ गई। अरे बाबा, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ। सिया और सुशील दोनों ही बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा, बिल्कुल अच्छी तरह से। मैं तो बस यूँ ही तुम्हारा हालचाल जानने के लिए मैंने फ़ोन किया था। दरअसल आपने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया है और मेरे खाने पीने के बारे में मुझसे कभी पूछा नहीं ना, इसलिए। ना जाने क्यों राधिका का गला भर आया और उसने काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। कौन कहता है कि औरत सबसे अधिक अपनी संतान से प्यार करती है? झूठ मूठ का अंदेशा भरा हुआ है कि शायद सुशील और सिया मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो बिना एक पल गवाए उन्हें छोड़कर तुरंत होटल में शिफ्ट होने की सलाह दे दी मुझे। और एक मैं हूँ, आज तक राधिका के आंसुओं और उसके उतरे चेहरे को देखकर भी ज़िंदगी भर अनदेखा करता रहा हूँ। उफ़, कितना कायर हूँ मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। अपने दंभ के कारण मैं राधिका की नज़रों में कितना नीचे गिर चुका होऊंगा।
मैंने कभी यह इससे पहले क्यों नहीं सोचा। हेड ऑफिस टाइम से पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए विचारों को झटक कर पापा जी फटाफट तैयार होने लगे और सुशील के साथ ही ऑफिस के लिए निकल गए। सिया का ऑफिस थोड़ा सा दूर था, इसलिए वह पहले ही निकल चुकी थी। उनका हेड ऑफिस सुशील के ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था। रास्ते में सुशील ने कहा, पापा आज रात का डिनर करने हम दोनों बाहर चलेंगे, केवल हम दोनों। और सिया? पापा ने पूछा। आज सिया की एक सहेली की इंगेजमेंट है, सिया आज वहाँ जाएगी, उसे वहीं जाना है। चंदा की हमने पहले से ही आज छुट्टी कर दी है, क्योंकि मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं आपको यहाँ के सबसे फेमस ग्रीन चिली हाउस में डिनर करा कर लाऊंगा। ठीक है सुशील, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिया के बिना अच्छा नहीं लगेगा। पापा जी को सिया का जाना बुरा लगा कि 4 दिन के लिए मैं यहाँ आया हूँ और फिर वह अपने सहेलियों के यहाँ जा रही है, उनमें भी बहू उन्हें छोड़कर उनके यहाँ जाएगी, यह उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा। पर सुशील का बेफिक्र चेहरा देखकर संभल गए। यस पापा, अच्छा तो नहीं लगेगा, पर अगर उसे जाने से मना करता तो वह दुखी होती, और फिर उसकी अपनी लाइफ भी तो है। कितनी साफ गोई से बात करते हैं आजकल के बच्चे, बिल्कुल साफ दिल से, और अपने जीवन साथी के प्रति कितने केयरिंग हैं, कितना ध्यान करते हैं एक दूसरे का। पापा जी को लग रहा था कि वे पूना ऑफिस के काम से नहीं, बल्कि इस बार जीवन का नया पाठ पढ़ने आए हैं। उन लोगों के घर आने के थोड़ी ही देर बाद सिया भी घर आ गई। आते ही उसने पापा जी को सॉरी बोला और कहा कि अगर बहुत ज़रूरी ना होता तो वह उन्हें अकेला छोड़कर हरगिज़ ना जाती और उनके साथ ही रहती। सहेली की एंगेजमेंट की बातें सुशील से खुश होकर बताती। सिया और उत्सुकता के साथ बात सुनते सुशील को देखकर पापा जी सोचने लगे, इन दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। सुशील की ज़रा सी समझदारी से दोनों कितने खुश हैं, और बहू के चले जाने से मुझे ही भला क्या फ़र्क पड़ गया था। उल्टा सुशील के साथ अकेले कुछ घंटे बिताने को मिले। उस दौरान पुराने लोगों और रिश्तेदारों की ना जाने कितनी बातें करके उन दोनों का मन और भी ज़्यादा खुश हो गया। वह ध्यान से देखने और सोचने लगे कि आज सुशील ने जो किया, कुछ वर्ष पहले मैं भी तो कर सकता था, जब एक बार 4 दिनों के लिए मामा जी आए थे हमारे यहाँ घर रहने। पर सहेली की ननद की शादी में जाने की महीने भर की राधिका की सारी तैयारी को दरकिनार कर दिया था मैंने। कितनी जुगत लगाई थी उसने, बेचारी ने कितने रास्ते सुझाए थे उसने कि खाना बनाकर रख कर जाऊंगी डाइनिंग टेबल पर, पूरा का पूरा तैयार करके आपका और मामा जी का, बस निकाल कर खिला दीजिएगा। बर्तन वगैरह सब कुछ मैं बनाकर रख जाऊंगी, आप कुछ भी मत हटाइएगा। 10 बजते बजते आ जाऊंगी मैं, आकर मैं कर दूंगी सब कुछ। बहुत मन है मेरा शीला के शादी में जाने का। आप भी देख ही रहे हैं कि 1 महीने से मैं लगातार शादी में जाने की तैयारी कर रही हूँ। एकदम रुआसी हो गई थी बेचारी। राधिका का दिल बहुत था उस शादी में जाने का, लेकिन मैंने मामा जी की दुहाई देकर उसे शादी में जाने नहीं दिया था। कितनी हुक उठी होगी उस दिल राधिका के दिल में। रो रो कर किचन में मामा जी के लिए डिनर बनाती रही और मैं संवेदनहीन सा बैठा देखता रहा। एक बार भी उसे शादी में भेजने के बारे में सोचा तक नहीं। और मामा जी का रात में 8 बजे फ़ोन आ गया था कि आज एक पुराना दोस्त मिल गया है, खाना उसके घर पर ही खाएंगे। तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तुम लोग खाने पर इंतज़ार मत करना। उसके बाद राधिका
ज़ार ज़ार रोई थी और बिना खाए पिए सो गई थी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दूसरे दिन सुबह से मामा जी का पूर्ववत आवभगत करती राधिका को देखकर मैंने एक बार भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि वह सामान्य हो गई है, पर वह सामान्य नहीं हुई थी। मामा जी का सत्कार करके उसने अपना केवल कर्तव्य पूरा किया था। मुझसे तो 10 दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की थी उसने। उसके लिए भी मैं उसे ही कोसता रहा था। मैं बात बात में मुझे अपनी कहीं कोई गलती नहीं दिखी थी। सुशील की तरह समझदारी मैं भी दिखा सकता था। उस दिन राधिका अगर शादी में चली गई होती तो मामा जी या मुझे क्या फ़र्क पड़ गया होता भला? शायद कुछ भी नहीं। पर कौन था जो मुझे रोक रखता था? मेरा अहम, मेरा पुरुष होने का दंभ, मेरा पति होने का अहंकार, शायद यह सब कुछ। रात के 12 बज गए थे। पापा जी की आंखों से नींद आज कोसों दूर चली गई थी। वह अपने गृहस्थी के बारे में सोचते रहे। नए ज़माने के उनके बच्चे जीवन जीने की एक अलग ही कला सिखा रहे थे उन्हें, और वह भी सीखना चाहते थे। ऐसा लग रहा था ऐंठ वाला जीवन जीते जीते वे भी थका सा महसूस करने लगे थे और अकेले भी पड़ गए थे। अब वे भी अपनी जीवन संगिनी के साथ महका जीवन जीने को व्याकुल हो उठे थे। अपने बच्चों की गृहस्थी देखकर उन्हें अपने गलती का एहसास हो उठा। पापा जी फ़ोन की गैलरी सर्च करने लगे। काफ़ी सर्च करने के बाद उन्हें राधिका के साथ अपनी एक खूबसूरत सी प्यारी सी हंसती हुई फ़ोटो आखिर मिल ही गई। उसे उन्होंने फेसबुक पर राधिका, सिया और सुशील को टैग करते हुए पोस्ट कर दिया और कैप्शन लिख दिया, माई वाइफ इज़ माई लाइफ। मुस्कुराते हुए पापा जी ने करवट बदली। अब वे खुद को खुश महसूस कर रहे थे और सबके कमेंट्स और राधिका के शर्म से सुर्ख होते गाल की कल्पना करते हुए खुशी से सोने की कोशिश करने लगे। सोते हुए भी उनके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। अब वे बिल्कुल खुश थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।